नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेडअप पर जाकर के आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे जो कोर्स हैं वो उपलब्ध हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा। इसके लिए यहाँ पर लाइव कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है, क्रैश कोर्स भी उपलब्ध हैं। अगर आप लोग चाहते हैं डेमो क्लासेस देखना तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली सूचना। आज की पहली सूचना है टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी पीजीटी के जो आवेदन है उनकी लास्ट डेट समाप्त हो गई है 20 तारीख, और जो है आंकड़े वो निकल करके आए कि कितने छात्रों ने इसके लिए आवेदन किया है। इस बार जो है रिकॉर्ड छात्रों ने आवेदन किया, चूँकि उसकी बहुत सारे रीजन्स भी हैं। पहला रीजन तो यही है कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, दूसरा रीजन ये है कि इतने सालों बाद ये भर्ती आई है, और तीसरा ये कि इसमें दूसरे राज्यों के जो छात्र उन्होंने भी आवेदन किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए बोर्ड ने 15 मार्च को शुरू की थी प्रवक्ता। टीजीटी व प्रवक्ता के 15,198 पदों पर होनी है भर्ती। अब विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चयन बोर्ड जो है वो परीक्षा की जो तारीख है वो घोषित कर दे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि प्रतियोगी मोर्चा के विकी खान ने आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद में अब चयन बोर्ड से परीक्षा की तिथि जल्द घोषित करने की मांग की है, और इसके आगे अब जो आवेदन की जो डेट है वो बढ़ने के आसार नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों से बहुत सारे वीडियोस बना करके बताया था कि जिन विद्यार्थियों ने भी अभी तक आवेदन नहीं किया वो जल्द से जल्द आवेदन कर दे, क्योंकि अब जो है वो टीजीटी पीजीटी की जो लास्ट डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। अगली सूचना दरोगा भर्ती की है। दरोगा भर्ती के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। चूँकि दरोगा भर्ती की जो लास्ट डेट है वो फिर से बढ़ा दी गई है, यानी 15 जून तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं बताया गया है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि दरोगा भर्ती में लगभग 12 लाख आवेदन हो चुके हैं। रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं इस बार। अभी तक दरोगा भर्ती में जो है केवल 6 लाख, 6.5 लाख या 4 लाख तक ही आवेदन हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है वो आवेदनों की जो संख्या है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो भी भर्तियां होती हैं उनमें जो आवेदनों की संख्या है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके रीज़न यही है कि अब जो दूसरे राज्यों के जो छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा आवेदन करने लगे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि पीसीएस का जो भर्ती आई थी, जिसका परिणाम आया था, उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने टॉप किया था, और वो हरियाणा के थे, वो बिहार के थे, वो अन्य राज्यों के थे। यहाँ तक कि एक तमिलनाडु और केरल यानी साउथ के जो विद्यार्थी हैं वो भी उत्तर प्रदेश में आवेदन करते हैं। पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी ही आवेदन करें। जो बाहरी राज्य के जो विद्यार्थी होते हैं वो समान वर्ग की सीटों पर आवेदन करते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो भर्तियों की संख्या होती है, पदों की जो संख्या होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। और तीसरी बात ये है कि चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों को पता चल जाता है, पहले इतना पता नहीं चलता था, पहले विद्यार्थी इतना ज़्यादा जागरूक नहीं थे, और विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं रोजगार की जो ये बता देती हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन सी भर्ती आई है और कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता है, दूसरे राज्य के जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है बेधड़क होकर के जो दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर प्रदेश में खूब सारा आवेदन करते हैं और उनका चयन भी हो रहा है। अगर हम लोग परीक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की, तो जानकारी तो निकल करके आ रही है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में दरोगा भर्ती की जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा, वो हो जाएगी, और जनवरी या फरवरी के महीने में इन विद्यार्थियों का फिजिकल हो जाएगा। और विद्यार्थियों को अगर उम्र सीमा में छूट मिलती है, जैसा कि लगता ही है कि उन्हें उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी, तब लगभग 2-2.5 लाख आवेदन और अधिक हो सकते हैं। यानी आवेदनों की जो संख्या है वो लगभग 14 या 15 लाख भी हो सकती है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विषय में आज के समाचार पत्रों में काफी कुछ सूचना है। एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, और जो छात्र शेयर कर सकते हैं वो लोग शेयर भी कर दें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस बीच में बहुत सारे जो है नई भर्तियों के अधियाचन भी आए हुए हैं, और चूंकि जो डॉक्टर प्रभात कुमार हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो रुचि थी उनकी वो नई भर्तियों में नहीं थी। जो पुराना परीक्षा कैलेंडर था उसको नियमित करने पर उनका सारा जोर रहा है, और जो नई भर्तियां हैं वो नहीं हुई हैं। जैसे अब एपीएस का जो अधियाचन है, जानकारी ये मिली है कि एपीएस का जो अधियाचन है वो पहले ही आ चुका है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने भर्ती नहीं निकाली है। उसी के बारे में ये सूचना लिखा, 8 साल पुरानी भर्ती अब तक पूरी नहीं करा सका है
यूपी पीएससी। और लिखा है अपर निजी सचिव के 250 पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं कर रहा। शुक्रवार को तमाम अभ्यर्थी आयोग पहुंचे हैं और ज्ञापन देकर के भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें उम्मीदें हैं कि आयोग वर्ष 2013 की एपीएस भर्ती अब तक पूरी नहीं कर सका। इस भर्ती की कंप्यूटर परीक्षा नहीं कराई गई है। इस भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। वर्ष 2020 में आयोग को एपीएस के करीब 250 पदों का अधियाचन मिल गया था, पर 2021 के परीक्षा कैलेंडर में एपीएस भर्ती को जगह नहीं दी गई थी। ज्ञापन देने वालों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। कुछ और सूचनाएं भी हैं लोक सेवा आयोग की। लिखा 6 माह में 13 परीक्षा कराने की चुनौती कैसे करवा पाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। चूंकि इस बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत सारी परीक्षाओं को स्थगित भी किया है। लिखा है कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अप्रैल से जून तक की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अब संक्रमण नियंत्रित होने लगा है। उम्मीद है कि जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू खत्म हो सकता है। ऐसा होने पर जुलाई से दिसंबर महीने तक आयोग को 13 परीक्षाएं करा करके अविलंब उसका रिजल्ट जारी कराने की चुनौती रहेगी। अगर ऐसा न हुआ प्रतियोगियों की दिक्कतें बढ़ेंगी, साथ ही आयोग के कार्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे पूरी व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी, जिसे सुधारना आसान नहीं होगा। कुछ साल पहले तक यूपीपीएससी की परीक्षाएं व रिजल्ट सालों तक लंबित रहते थे। डॉक्टर प्रभात कुमार ने अध्यक्ष बनने के बाद में समस्त परीक्षाओं को तेजी से निस्तारित कराने के साथ ही सालों से लंबित रिजल्ट भी जारी करवाए हैं। बीते साल लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करके कैलेंडर के अनुरूप समस्त परीक्षाएं पूर्ण करवाई हैं। वैसे ही चुनौती मौजूदा समय में भी आयोग ने 2021 के कैलेंडर में 16 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 परीक्षाएं हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है लोक सेवा आयोग की। और उन परीक्षाओं के बारे में भी लिखा है जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और उन परीक्षाओं के बारे में भी लिखा है जो प्रस्तावित हैं। और वहीं पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें एलटी ग्रेड हिंदी और सोशल विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है साथियों, आपको अवगत कराना है कि हमारी एलटी जीआईसी हिंदी व सामाजिक विज्ञान औपबंधिक रूप से रुकी हुई फाइलों तथा जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के निदेशालय लखनऊ से एक पत्र अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल को आया है। उस पत्र में हम सभी का पोर्टल खोलने व एक साथ नियुक्ति पत्र देने का निर्देश है। स्पष्ट है कि शासन की मंशा आपके उम्मीदों के अनुरूप है। इस समय अंजना गोयल जी अलीगढ़ में हैं और अतिशीघ्र प्रयागराज आने वाली हैं। उनके आते ही संबंधित कार्रवाई शुरू हो जाएगी। निदेशालय लखनऊ अग्रिम कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक इन विद्यार्थियों को हर हाल में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वहीं विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती है उसमें बदलाव हो रहा है। लिखा विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अब होगी लिखित परीक्षा। अभी तक साक्षात्कार से होता था, होती थी इनकी भर्ती। लिखा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब शिक्षक पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी और अभ्यर्थी को कक्षा पढ़ाने का प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब साक्षात्कार व शैक्षिक योग्यता आदि के भी अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए होगी। एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। भर्ती परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। साक्षात्कार की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और कुलपति इसका वीडियो 3 महीने तक सुरक्षित रखेंगे। अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर शैक्षिक योग्यता व साक्षात्कार के माध्यम से कुलपति व एक्सपर्ट की कमेटी भर्ती करती थी। शिक्षक पद पर भर्ती के लिए ना तो कोई लिखित परीक्षा होती थी और ना ही शैक्षिक योग्यता व साक्षात्कार के अंक निर्धारित होते थे। कुल मिलाकर के सेटिंग से भर्तियां अभी तक होती थी, लॉबिंग होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसके लिए एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि किस तरीके से ये भर्ती होगी। लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी, शिक्षण कौशल के अंक कितने होंगे, स्नातकोत्तर के जो एकेडमिक इत्यादि के जो नंबर हैं वो किस तरीके से जोड़े जाएंगे, ये सब पूरा जो विवरण है वो दे दिया गया। 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। इस तरीके से जो है पूरी मेरिट बनेगी, तब विद्यार्थियों का चयन होगा विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी है। धीरे धीरे ही सही कुछ समाचार पत्रों में भी शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार सूचनाएं आ रही हैं, चूंकि विद्यार्थी प्रयास ही इतना ज़्यादा कर रहे हैं। लिखा शिक्षक भर्ती को 1.5 लाख से ज़्यादा ने किया ट्वीट। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर अभियान से ट्विटर के माध्यम से आंदोलन चला रहे युवा बेरोजगार मंच ने गुरुवार और शुक्रवार को इसे ट्रेंड कराया। #नोटिफाई यूपीपीआरटी पर करीब 1.5 लाख बेरोजगार युवाओं ने ट्वीट किए हैं। मंच के संस्थापक राकेश पांडे ने बताया कि 97,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं और इनकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो। तो जो बेरोजगार मंच है राकेश पांडे, इन्होंने एक जो है आरटीआई भी डाली है और जो मंच है वो अब कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहा है। आरटीआई इस बात की डाली है कि ताकि ये सरकार बताए कि आखिरकार जो प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद खाली हैं, पिछले 2-3 सालों में कितने पद रिक्त हुए हैं और सरकार जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो लाने वाली है या नहीं लाने वाली है, क्या एकेडमिक के नंबर जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेवा में जन सूचना अधिकारी महोदय, बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ विषय आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन महोदय, मुझे
उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के संबंध में कुछ सूचना और अभिलेख उपलब्ध कराया जाए। जैसे नंबर 1 पर इन्होंने मांगा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के कितने पद रिक्त हैं। नंबर 2, नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद में क्या प्राथमिक विद्यालयों में आगामी सहायक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट को भी जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 3, प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती हेतु कोई प्रस्ताव जारी किया गया है या नहीं किया गया, अगर जारी किया गया है तो उसकी प्रतियां उपलब्ध कराई जाए। नंबर 4, 31 मार्च 2017 से लेकर के 21 तक कितने शिक्षक जो है वो सेवानिवृत्त हुए हैं। अगर सूचना आपके विभाग से संबंधित ना हो तो आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के तहत 5 दिन के भीतर सही विभाग में प्रेषित करके आवेदक को सूचित किया जाए। बेरोजगार मंच की तरफ से कहा गया है कि जो विवरण अगर आता है रिक्त पदों का तो विद्यार्थी कोर्ट जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी के लिए 19 मई को आरटीआई डाल दी गई है। सरकार को नए आंकड़े देना ही पड़ेगा कि कितने पद खाली हैं। अब तक हमारे पास आरटीआई के पुराने आंकड़े थे, अगर भर्ती में विलंब हुआ तो नए आंकड़े मिलते ही सीधे विद्यार्थी कोर्ट का सहारा लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स की। आज है 22 मई और आज है इंटरनेशनल डे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता दिवस है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी थीम क्या है तो यहाँ पर थीम भी दे सकते हैं, हम समाधान का हिस्सा है फॉर नेचर। तो ये इस बार की जो है थीम है वो जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में मशहूर भारत के सबसे बड़े पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में भी जानकारी मिली है कि कल उनका जो है स्वर्गवास हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित और प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का शुक्रवार को निधन हो गया। वह कोरोना से संक्रमित थे। ऋषिकेश एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। 94 वर्षीय सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। चिपको आंदोलन बहुत ही मशहूर आंदोलन हुआ था। 1973-74 की बात है, जब उत्तराखंड के चमोली जिले में सरकार ने एक आदेश दिया था जंगलों को काटने के लिए। तो वहाँ की जो महिलाएं थी, वहाँ के जो लोग थे, वो जो है पेड़ों पर चिपक गए थे और वनों को काटने का विरोध किया था। इनमें जो प्रमुख लोग थे वो गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और जो ये आपके हैं सुंदरलाल बहुगुणा। पर्यावरण का ये सबसे बड़ा आंदोलन था और वहाँ के वनों को रोका गया। धीरे धीरे जो ये आंदोलन है वो बढ़ता गया। इसी तरीके से भारत में बहुत सारे जो है और भी आंदोलन हुए। पश्चिमी घाट में भी वनों को काटने के लिए इसी तरीके से वहाँ के लोगों ने भी आंदोलन किया। और वहीं पर अगर हम लोग सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करें तो उनके बहुत सारे और भी आंदोलन रहे, खासतौर से टिहरी बांध को लेकर के, बांध की ऊंचाई को लेकर के, और भी अन्य राज्यों में इस आंदोलन को विस्तार मिला। और 1980 में ही इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, फिर उसने 15 साल के लिए वनों को काटने के लिए रोक लगा दी और जो वृक्ष हैं और जो वन है उनके प्रति पूरे देश में जागरूकता बढ़ी। इसके बाद में जो अगली सूचना है गौतम अडानी की। इस समय कोरोना हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, कुछ लोगों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। और गौतम अडानी, इनके बारे में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि अब ये एशिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। इनसे ज़्यादा अमीर केवल अब मुकेश अंबानी ही है एशिया में। ये देखिए लिखा है, गौतम अडानी बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। और इन्होंने पीछे किया है जो चीन के थे झोंग शानसान, इनको पछाड़ करके अडानी ने यह स्थान हासिल किया है और ये एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। और भारत के यानी एशिया के ही इनसे जो ऊपर है 13वें स्थान पर वो मुकेश अंबानी और 14वें स्थान पर हैं गौतम अडानी विश्व में। यहाँ पर पूरे विश्व के जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी जो सूची है वो जारी की गई है। लिखा जेफ बेजोस अमेरिका के हैं, इनकी जो संपत्ति है वो 18,900 करोड़ डॉलर है। फिर है एलन मस्क अमेरिका के हैं, फिर है बर्नार्ड अर्नाल्ड फ्रांस के हैं, फिर बिल गेट्स हैं, चौथे स्थान पर हैं अमेरिका के, फिर मार्क जुकरबर्ग हैं 5वें स्थान पर, वारेन बफ अमेरिका, लैरी पेज। यहाँ पर जो है पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। और 13वें नंबर पर जो है वो मुकेश अंबानी है और 14वें नंबर पर गौतम अडानी। समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति भी निकली है। ये विज्ञप्ति है अध्यापकों की भर्ती की। कस्तूरबा विद्यालयों में ये भर्ती निकली है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर से भर्ती आई हुई है। और यहाँ पर लिखा जो जिन पदों के बारे में बात की गई है वो पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी, और एज है यहाँ पर 25 से 45 और जो मानदेय है वो 22,000। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित
के जो हैं 2 पद हैं और 22,000 वेतन है, 25 से 45 है। और विज्ञान के भी पद हैं, सामाजिक अध्ययन के भी 3 पद हैं, अलग अलग विषयों के अलग अलग पद हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर आवेदन करना चाहते हो तो बुलंदशहर से आप लोग आवेदन कर सकते। इसी विज्ञप्ति में आवेदन का जो प्रारूप है वो भी दिया हुआ है, किस तरीके से नाम लिखना है, पूरा डिटेल्स लिखना है, ईमेल इत्यादि लिखना है, जो नंबर वगैरह है वो सब लिखना है। और ये घोषणा पत्र जो है ये वहाँ के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको भेज देना है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को न देखा हो तो targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को जरूर देखें। आपको वहाँ पर बहुत सारी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।